देखिए वॉल्यूम थर्ड का हम थर्ड चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम थर्ड 20 मार्क की बुक है और 20 मार्क्स के अंदर 4 मार्क का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 4 मार्क का आता है। चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के भी दो पार्ट होते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ऐसे ही सेम इसी टाइप से कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी है, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। इट मीन्स कंपैरेटिव हो या कॉमन साइज, दोनों में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर होती है और दोनों में इनकम स्टेटमेंट भी प्रिपेयर होती है, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर होता है। कंपैरेटिव कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाता है करंट ईयर का, कि लास्ट ईयर हमारी क्या परफॉर्मेंस थी और करंट ईयर में हमारी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, राइट। इसलिए इसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। कॉमन साइज के अंदर टोटल वैल्यू से इसका कंपैरिजन किया जाता है कि वो टोटल वैल्यू का कितना परसेंट है, राइट। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट हम करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर हमें जो परसेंटेज निकालनी होती है, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है मैंने, अभी इसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले बैलेंस शीट पर डिस्कस करते हैं। देखिए पेज नंबर 3.6, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अलग से मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी फॉर्मेट किया मैंने, ठीक है, सेम फॉर्मेट है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने वॉल्यूम 2 में भी, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में भी देखा था, वहाँ पर भी उस चैप्टर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ था, वही बैलेंस शीट है, ठीक है। थर्ड बुक में भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी यही फॉर्मेट है, राइट। मीन्स पूरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर, मीन्स सेकंड बुक और थर्ड बुक के अंदर यही बैलेंस शीट हमें फेस करनी है, राइट। कंपनी अकाउंट की यही बैलेंस शीट होती है, ठीक। और हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं करना, ये ईजी है। बैलेंस शीट की सारी आइटम्स हमें दी होंगी, ठीक है, हमें वो पुट करनी है। देखिए यहाँ पर टोटल 6 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर मीन्स नोट टू अकाउंट्स, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, यहाँ पे लास्ट ईयर का अमाउंट आता है, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर, फिर करंट ईयर का अमाउंट, देन एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, लास्ट ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज आया है। अगर लास्ट ईयर से करंट ईयर में अमाउंट इंक्रीज हुआ है तो वो इंक्रीज वाला लिखा जाएगा, मीन्स प्लस का अमाउंट लिखा जाएगा। अगर लास्ट ईयर से अमाउंट करंट ईयर में डिक्रीज हो गया, लास्ट ईयर 1 लाख था, करंट ईयर में 80,000 रुपीज़ रह गया, इसका मतलब हमारा अमाउंट 20,000 रुपीज़ कम हो गया। अगर कम हो गया तो वो माइनस में लिखा जाएगा, वो डिक्रीज होगा। तो लास्ट ईयर से करंट ईयर में कितनी वैल्यू बदली है, कितनी वैल्यू चेंज हुई है, उसी को हम कहाँ लिखते हैं, एब्सोल्यूट चेंज में लिखते हैं। अगर पहले से अमाउंट करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है तो प्लस का अमाउंट आएगा, अगर पहले से अमाउंट करंट ईयर में डिक्रीज हो गया तो वो माइनस का अमाउंट आएगा, ठीक है। तो मीन्स इंक्रीज होता है तो प्लस, डिक्रीज हो जाता है पहले से तो माइनस। एंड देन फिर ये जो एब्सोल्यूट चेंज है इसकी परसेंटेज निकाली जाएगी, परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज हुआ है उसकी या डिक्रीज हुआ है उसकी, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सभी की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, राइट। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया है। एब्सोल्यूट चेंज की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी होती है। एब्सोल्यूट चेंज का जितना भी अमाउंट है, मान लीजिए लास्ट ईयर हमारी जो शेयर कैपिटल थी वो 5 लाख रुपीज़ थी, करंट ईयर में 6 लाख रुपीज़ हो गई, तो 5 लाख से 6 लाख हुई, मीन्स 1 लाख रुपीज़ का इंक्रीज। तो यहाँ पर आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज में 1 लाख रुपीज़।
अब इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए देखिए मैंने आपको फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। परसेंटेज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज, जितना भी अमाउंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो न्यूमरेटर में आएगा, अपॉन में प्रीवियस ईयर का अमाउंट, लास्ट ईयर का अमाउंट आएगा, मल्टीप्लाई 100। मीन्स जो भी इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट हुआ है उसकी परसेंटेज लास्ट ईयर के बेस पर निकालनी है, राइट। अब जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर ले रहा था, 1 लाख रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है, लास्ट ईयर अमाउंट कितना था 5 लाख, लास्ट ईयर शेयर कैपिटल 5 लाख थी, करंट में 6 लाख रुपीज़ हुई, तो 1 लाख रुपीज़ इंक्रीज हुई, तो 1 लाख एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई लास्ट ईयर का अमाउंट 5 लाख मल्टीप्लाई 100, 20% आ जाएगा, राइट। मीन्स एब्सोल्यूट चेंज की परसेंटेज निकालनी है। एब्सोल्यूट चेंज की वैल्यू को लास्ट ईयर के अमाउंट से डिवाइड करते चले जाएंगे और क्रॉस में 100 लगाते चले जाएंगे, ये परसेंटेज हमारी निकल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले लायबिलिटी साइड के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज आती है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस वो आ जाएगा, लास्ट ईयर का भी करंट ईयर का भी। इन पहले से करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है तो प्लस में लिख देंगे, पहले से करंट ईयर में डिक्रीज हुआ है तो माइनस में लिख देंगे। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोराइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस सभी लास्ट ईयर करंट ईयर के लिखते चले जाएंगे। फिर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोराइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन सभी। देन फिर टोटल लायबिलिटीज। देन एसेट्स आ जाएंगी। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, फिर इंटेंजिबल, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड देन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होंगे, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। और वैसे तो जनरली ज़्यादातर केसेस में बैलेंस शीट वहाँ पर ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है, बैलेंस शीट गिवन होगी, हमें लास्ट ईयर के और करंट ईयर के अमाउंट दिए गए होंगे, हमें उनका एब्सोल्यूट चेंज निकालकर परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। बट कोशिश करें कि बैलेंस शीट जल्दी से जल्द लर्न भी हो जाए। और लर्न करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये जो मेन हेडिंग है, ठीक है, जो बोल्ड किए गए हैं इनको लर्न करना है हमें। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, 3 हमारी लायबिलिटी साइड के हो गए, 2 हमारी एसेट्स के हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। पहले तो ये मेन हेडिंग लर्न करो, फिर इनके सब हेडिंग। अब सब हेडिंग में भी शेयर कैपिटल का हमें आता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व सरप्लस भी हमें पता है। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग भी हमें पता है, हमने डिवेंचर चैप्टर में किया था। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लर्न करना है, वैसे ये भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी हमने शायद ये नहीं किया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं किया। करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन लेते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 1 साल से कम के लिए लोन लेते हैं तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ट्रेड पेबल हमारा बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स होता है। अदर करंट लायबिलिटीज, देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये स्टेप से आपको लर्न करना है। पहले मेन हेडिंग लर्न करेंगे, फिर जो अंदर सब हेडिंग है वो लर्न करेंगे। एकदम से लर्न करने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट कर रहे हैं, पहले तो इस पर ध्यान देना है। जितना लर्न हो सके उतना लर्न कर लीजिए, राइट। तो देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है। इस टाइप से बैलेंस शीट होती है जिसकी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। इसी को हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट कहते हैं, राइट। सारी एसेट लायबिलिटीज सीक्वेंस में क्वेश्चन में गिवन होंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गिवन होगी। हमें तो सिर्फ उनका एब्सोल्यूट चेंज निकालकर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए जैसे क्वेश्चन हमें दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड। हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है यूनिवर्स लिमिटेड की। 31 मार्च 2019 के सारे दिए गए, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, सारे मेन हेडिंग दिए लायबिलिटी साइड के।
फिर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये एसेट साइड के मेन हेडिंग दिए हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस में पुट करने होते, इसी सीक्वेंस में वहाँ पर भी दिए हैं बैलेंस शीट में, मीन्स बैलेंस शीट वाली सीक्वेंस ही यहाँ पर दी गई है, ठीक है। बट सीक्वेंस ऊपर नीचे भी क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, तो मेन हेडिंग तो हमें कम से कम लर्न होना ही चाहिए। ये लास्ट के अमाउंट, ये करंट के अमाउंट, ठीक है। तो देखिएगा हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना होगा। यहाँ लिखेंगे हम बुक्स ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एंड 2020। 2019 लास्ट ईयर है, 2020 हमारा करंट ईयर है, ठीक है ना। पर्टिकुलर नोट नंबर, जिसे हम नोट टू अकाउंट भी कहते हैं, 31 मार्च 2019 लास्ट ईयर, 31 मार्च 2020 करंट ईयर। एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज, पहले से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है अमाउंट में। परसेंटेज चेंज इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं यहाँ पे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हमें बहुत अच्छी तरह पता है, काफ़ी टाइम हम बैलेंस शीट बना चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर हम लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो देखिएगा शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन में गिवन है। शेयर होल्डर फंड लास्ट ईयर 2019 में 15 लाख रुपीज़ थे, तो 2020 में 22,50,000 रुपीज़ हो गई। तो देखिएगा शेयर होल्डर फंड 2019 लास्ट ईयर 15 लाख रुपीज़ थे, 2020 करंट ईयर में 22,50,000 रुपीज़ हो गई। तो शेयर होल्डर फंड लास्ट ईयर 15 लाख रुपीज़ से बढ़कर 22,50,000 रुपीज़ हो गई, मीन्स 7,50,000 रुपीज़ से हमारा शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो गया, पहले से बढ़ गया। अगर पहले से बढ़ गया तो एब्सोल्यूट चेंज के अंदर लिख देंगे 7,50,000 रुपीज़। अगर पहले से कम हो जाता, अगर पहले से कम हो जाता तो हम इसको यहाँ पर ब्रैकेट में शो करते, फिर वो डिक्रीज होता। पहले से इंक्रीज हो रहा है, लास्ट ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है, तो प्लस की आइटम है, और प्लस की आइटम के साथ हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। शेयर होल्डर फंड के बाद फिर आते हैं हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज लास्ट ईयर 7,50,000 थी, करंट ईयर में भी 7,50,000 है, दोनों ईयर में सेम है। तो देखिएगा नॉन करंट लायबिलिटीज 2019 में 7,50,000, 2020 में भी 7,50,000। ना तो इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है, सेम है, तो आईफन लगा देंगे यहाँ पर, ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज। देन फिर आएगी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज लास्ट ईयर 2,50,000 रुपीज़ की थी, करंट ईयर में बढ़कर 7,50,000 रुपीज़ की हो गई। तो देखिएगा करंट लायबिलिटीज लास्ट ईयर 2,50,000 थी, करंट ईयर में बढ़कर 7,50,000 हो गई। 2,50,000 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है, सॉरी, तो 2,50,000 से 7,50,000 हुई है, तो 5 लाख रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है। 5 लाख रुपये हमारी करंट लायबिलिटीज बढ़ गई, तो 5 लाख रुपये इंक्रीज में, ठीक है। टोटल कर दिया जाएगा, तीनों को प्लस करेंगे 25 लाख, ये हमने तीनों को प्लस किया 37,50,000। लास्ट ईयर टोटल हमारी जो करंट टोटल लायबिलिटीज थी वो 25 लाख रुपीज़ थी, करंट ईयर में हमारी टोटल लायबिलिटीज 37,50,000 रुपीज़ हो गई। तो टोटल लायबिलिटीज 25 लाख से 37,50,000 हुई है, ये 22 ये जो 25 से 37,50,000 हुई है, ये 12,50,000 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है। 12,50,000 रुपीज़ पहले से हमारी टोटल लायबिलिटीज बढ़ गई है, ठीक है। लेफ्ट से राइट देखना है, लास्ट ईयर से करंट का देखना है, टॉप से बॉटम नहीं देखना, लेफ्ट टू राइट। इंक्रीज या डिक्रीज जो आप चेक करेंगे वो लेफ्ट से राइट चेक करेंगे। दिस 15 लाख से 22,50,000, 7,50,000 से 7,50,000, 2,50,000 से 7,50,000, 25 लाख से 37,50,000, ये हमारा इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। अब आते हैं एसेट्स पे। एसेट्स के अंदर पहले आएगा हमारा नॉन करंट एसेट्स। लास्ट ईयर
17,50,000 था, करंट में 26,25,000 भी हो गया। तो ये आएगी हमारी। नंबर 2, एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स। लास्ट ईयर 17,50,000 थी, करंट में 26,25,000 हो गई। ठीक है, 17,50,000 से 26,25,000 हो गई, बढ़ गई 8,75,000। फिर आएगी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी लास्ट ईयर 7,50,000 थी, करंट में बढ़कर 11,25,000 हो गई। तो देखिएगा, करंट एसेट्स लास्ट ईयर 7,50,000, करंट में 11,25,000, 750 से 1125 हो गई, 3,75,000 रुपीज़ का इंक्रीज। टोटल कर देंगे, ये 25 लाख, ये 37,50,000। ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटीज, ये एसेट्स, ये करंट की बैलेंस शीट है, ये एसेट्स, ये लाइबिलिटीज। ठीक है, राइट। अब हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज का, एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड करेंगे लास्ट ईयर से, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट डिवाइड बाय लास्ट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो एब्सोल्यूट चेंज को, ये एब्सोल्यूट चेंज को लास्ट ईयर से डिवाइड करते चले जाएंगे। 7,50,000 को 15 लाख से डिवाइड, मल्टीप्लाई 100। इसकी कोई परसेंटेज निकलेगी नहीं, क्योंकि इसका कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं दिया गया। 5 लाख को 2,50,000 से डिवाइड, 12,50,000 को 25 लाख से डिवाइड, 8,75,000 को 17,50,000 से डिवाइड, 3,75,000 डिवाइड बाई 7,50,000, 12,50,000 डिवाइड बाई 25 लाख, मल्टीप्लाई 100। देखिए, मैंने यहाँ पे नीचे वर्किंग बना के भी दिखाई है। फर्स्ट 7,50,000 अपॉन में 15 लाख, तो देखिएगा 7,50,000 अपॉन में 15 लाख मल्टीप्लाई 100, 50% आ गया। तो पुट कर देंगे यहाँ पे 50%। इसकी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं है, इसलिए कोई परसेंटेज नहीं निकली। आइकन करंट लायबिलिटी में आते हैं। 5 लाख को डिवाइड करेंगे 2,50,000 से, 5 लाख डिवाइड बाई 2,50,000 मल्टीप्लाई 100, 200%। आगे यहाँ पे 200%। 12,50,000 को डिवाइड कर देंगे 25 लाख से, तो देखिए 12,50,000 अपन में 25 लाख मल्टीप्लाई 100, 50%। ये आ गया यहाँ पे 50%। एसेट्स में आते हैं। 8,75,000 डिवाइड बाई 17,50,000, तो 8,75,000 को 7,50,000 से डिवाइड, मल्टीप्लाई 100, 50%। ये 50% आ गया। 3,75,000 को 7,50,000 से डिवाइड, ठीक है, 3,75,000 डिवाइड बाई 7,50,000 मल्टीप्लाई 100, ये भी 50%। और 12,50,000 अपॉन में 25 लाख, ये भी 50% ही आएगा, क्योंकि इसकी परसेंटेज ऑलरेडी हम ये निकाल चुके हैं। जितनी हमारी टोटल लाइबिलिटीज होती है उतनी टोटल एसेट भी होती है। जो परसेंटेज टोटल लाइबिलिटीज की निकलेगी वही परसेंटेज टोटल एसेट्स की भी निकलेगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी होगी। क्लियर, समझ आ गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेन हेडिंग दिए हुए थे, तो हमने बैलेंस शीट में पुट कर दिए। अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं सभी में बैलेंस शीट ऑलरेडी हमें पहले से गिवन है। ठीक है, समझ में आया, राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है हमें। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयरहोल्डर फंड दिया है। शेयरहोल्डर फंड के अंदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स सब दी गई है। ठीक है, 2 वर्किंग नोट्स भी हमें दिए गए हैं यहाँ पर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। अब देखिएगा, ये बैलेंस शीट है। बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड comparative balance sheet as at 31st March 2019 and 2020. Particulars, note number means note to accounts, 31st March 2019 last year,
31 मार्च 2020 करंट ईयर। एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट, परसेंटेज चेंज इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में भी इक्विटी शेयर दिए गए हैं, इक्विटी भी दिए हैं, प्रेफरेंस भी दिए गए हैं, दोनों दिए गए हैं। लास्ट ईयर इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपये थी, करंट टाइम में 4 लाख है, तो लास्ट ईयर 4 लाख, करंट टाइम 4 लाख, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 1 लाख थी, करंट टाइम में 1 लाख, तो देखिए 2019 में 1 लाख, 2020 में 1 लाख, इसका भी कोई अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज नहीं। फिर आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। लास्ट ईयर 1,10,000 था, करंट में 1,20,000 हो गया, तो रिजर्व एंड सरप्लस लास्ट ईयर 1,10,000, करंट में 1,20,000, 10,000 रुपीज़ का इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिए गए हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, इसका वर्किंग नोट दिया गया है मिस, ये रहा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर ये वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर 2 लोन दिए गए, एक तो बैंक लोन और दूसरा 8% डिबेंचर, दोनों वहाँ पर अलग से शो कर देंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर पहले हम लिखेंगे बैंक लोन। लास्ट ईयर बैंक लोन 4,50,000 रुपीज़ था, करंट टाइम में बैंक लोन 3,50,000 रुपीज़ हो गया। मीन्स बैंक लोन लास्ट ईयर से कम होकर 3,50,000 रुपीज़ हो गया। 4,50,000 रुपये से कम होकर 3,50,000 रुपीज़ हो गया। 1 लाख रुपये का डिक्रीज हुआ है। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जिसका वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट के अंदर पहला हमारा लोन है बैंक लोन। लास्ट ईयर 2019 में 4,50,000 रुपीज़ था, करंट ईयर 2020 में बैंक लोन कम होकर 3,50,000 रुपीज़ आ गया। 450 से 350 हुआ, 1 लाख रुपीज़ का डिक्रीज हुआ है पहले से, इसलिए ब्रैकेट में शो कर दिया हमने। ठीक है, परसेंटेज जो इसकी निकालेंगे वो भी ब्रैकेट में शो करेंगे। ठीक है, दूसरा लोन है 8% डिवेंचर्स। 8% डिवेंचर्स है, 8% डिवेंचर्स लास्ट ईयर थे ही नहीं, करंट में 1 लाख रुपीज़ हो गए। ठीक है, तो देखिएगा 8% डिवेंचर्स, लास्ट ईयर डिवेंचर नहीं थे, करंट में 1 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स हो गए। मीन्स 100% बढ़ गए, 0 से 100% हो रहे हैं, 0 से 1 लाख हो रहे हैं, तो 100% जितने बढ़ रहे हैं वो 100% ही होंगे। तो 0 से 1 लाख हुआ है, 1 लाख रुपये का इंक्रीज। ठीक है, 0 से बढ़कर 1 लाख रुपये डिवेंचर हो गए, तो 1 लाख रुपये का इंक्रीज हो गया। राइट नाउ, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लास्ट ईयर 1 लाख रुपीज़ थे, करंट में 50,000 रुपीज़ रह गए। मीन्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी पहले से कम हो गए। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गया हमारा। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी हमारा कम हुआ है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन लास्ट ईयर 2019 में 1 लाख रुपीज़ था, और करंट ईयर में 2020 में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 50,000 रुपीज़ आ गया। 1 लाख से कम होकर 50,000 आ गया, 50,000 रुपीज़ का डिक्रीज। इसे भी ब्रैकेट में शो कर दिया जाएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटीज हमारी पूरी हो गई। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल लास्ट ईयर 3,30,000 रुपीज़ था, करंट में 5,30,000 रुपीज़ हो गया, पहले से इंक्रीज हो गया। तो देखिएगा करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल लास्ट ईयर 3,30,000 था, करंट में बढ़कर 5,30,000 हो गया, 2 लाख रुपए का इंक्रीज। ठीक है, फिर करंट लायबिलिटीज में अब बचा है यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लास्ट ईयर भी 50,000 रुपीज़ था, करंट में भी 50,000 रुपीज़ है, ना इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है। सेम पुट कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन लास्ट ईयर भी 50,000 था, करंट में 50,000 रुपीज़ है, ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज। सभी को प्लस कर दो, ये टोटल लायबिलिटीज
15,40,000 और करंट की टोटल लाइबिलिटीज 17 लाख। ठीक है, 15,40,000 से बढ़कर 17 लाख रुपीज हो गई हमारी टोटल लाइबिलिटीज, मीन्स 1,60,000 रुपीज का इंक्रीज। ठीक है, ये हमारी टोटल लाइबिलिटीज है। अब आते हैं एसेट्स पर। नंबर 2 एसेट्स। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएगा फिक्स एसेट्स टेंजिबल। लास्ट ईयर 10,50,000 रुपीज थी, करंट में 9,90,000 रुपीज रह गई, कम हो गई पहले से 50,000 रुपये। तो देखिएगा नॉन करंट एसेट्स मेन हेडिंग का सब हेडिंग फिक्स एसेट्स टेंजिबल। लास्ट ईयर 10,40,000 थी, करंट में 9,90,000 रुपीज हो गई, पहले से 50,000 रुपये कम हो गई, डिक्रीज हो गई, इसलिए ब्रैकेट में। फिर नॉन फिक्स एसेट के बाद नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट के बाद हमारी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लास्ट ईयर 1 लाख रुपीज़ था, करंट में भी 1 लाख रुपीज़ है, तो लास्ट ईयर भी 1 लाख, करंट में 1 लाख, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं। अब आते हैं करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स के अंदर पहले ट्रेड रिसीवेबल, लास्ट ईयर 3 लाख रुपीज़ था, करंट में 5 लाख रुपीज़ हो गया। देखिए पुट कर देंगे करंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल, लास्ट ईयर 3 लाख था, करंट में 5 लाख हो गया, 2 लाख रुपए का इंक्रीज। अब रह गया लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग नोट नंबर 2। इसका वर्किंग नोट दिया हुआ है, तो देखिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 आइटम हमारे पास हैं, बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड। बैंक बैलेंस लास्ट ईयर 2019 में 90,000 रुपीज़ था, करंट ईयर 2020 में 1 लाख रुपीज़ हो गया, तो बैंक का बैलेंस पहले से 10,000 रुपये बढ़ गया, 90 से बढ़कर 1 लाख हो गया। तो देखिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, वर्किंग नोट खत्म कर देंगे, यहीं पर लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिखा है, वैसे ही यहाँ पर भी लिखेंगे, वर्किंग नोट खत्म कर देते हैं, यहाँ पर शो करेंगे। बैंक बैलेंस लास्ट ईयर 90,000 था, करंट में 1 लाख हुआ, 90 से 1 लाख हुआ, 10,000 रुपये का इंक्रीज। कैश इन हैंड लास्ट ईयर भी 10,000 था, करंट में भी 10,000 है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं। तो देखिएगा कैश इन हैंड लास्ट ईयर भी 10,000 था, करंट में 10,000 हुआ, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं। ठीक है, एसेट्स प्लस कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी टोटल एसेट्स। लास्ट ईयर की टोटल एसेट्स 15,40,000 और करंट डे की हमारी जो एसेट्स है 17 लाख। ठीक है, ये लास्ट डे की बैलेंस शीट है, ये करंट डे की बैलेंस शीट है। अब परसेंटेज उसी तरीके से निकालेंगे। एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड करते जाएंगे लास्ट ईयर से, इसका कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं है, इसका कोई नहीं है, तो कोई परसेंटेज निकलेगी। 10,000 को डिवाइड करेंगे 1,10,000 से, ये आ जाएगी 9.09। मैंने इसकी वर्किंग नोट बनाई हुई है पीछे, ये मेंशन किया हुआ कुछ एग्जांपल, सारे तो नहीं किए, कुछ शो कर दिए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको पता चली गया, मेथड तो आपको पता चली गया किस तरीके से परसेंटेज निकालनी है। 10,000 को डिवाइड करेंगे 1,10,000 से, मल्टीप्लाई 100, ये आएगा 9.09। 1 लाख रुपीज़ को डिवाइड करेंगे 4,50,000 से, मल्टीप्लाई 100, 22.222 आ रहा था, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमें लिखना है। डिक्रीज था, ठीक है, इसलिए परसेंटेज भी ब्रैकेट में आएगी, डिक्रीज में आएगी। 1 लाख है, 0 से बढ़कर 1 लाख हुआ। ठीक है, अगर 1 लाख पहले कोई लास्ट कोई अमाउंट नहीं था, तो जितना भी अमाउंट करंट में आया है, जितना भी अमाउंट बढ़ रहा है, वो सारा क्या होगा, वो 100% ही होता है। अगर लास्ट ईयर 0 था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 10,000 होता, तो भी क्या होता, वो 100% ही होता, क्योंकि लास्ट ईयर तो कोई अमाउंट था ही नहीं। तो करंट में जितना भी अमाउंट आया है, जितना भी मनी हमारे पास बनी है, जितनी भी आई है, जितनी भी लाइबिलिटीज बढ़ रही है, तो 100% तो बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन देखो, एब्सोल्यूट चेंज 50,000, 50,000 को डिवाइड करेंगे 1 लाख रुपीज़ से, मल्टीप्लाई 100, 50%, ब्रैकेट में डिक्रीज में, इसलिए परसेंटेज भी ब्रैकेट में आएगी। 2 लाख रुपीज़ को डिवाइड करेंगे 3,30,000 से, मल्टीप्लाई 100, 60.60,
61 आ रहा था, 609 समथिंग आ रहा था तो 61 कर दिया राउंड ऑफ करके। कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है इसलिए इसकी कोई परसेंटेज नहीं निकलेगी। 1,60,000 डिवाइड बाई 15,40,000 लास्ट टेक अमाउंट मल्टीप्लाई 100, 10.39%। ऐसे इसका आएगा 50,000 को 10,40,000 से डिवाइड मल्टीप्लाई 100, 4.81, इसकी कोई परसेंटेज नहीं निकलेगी। 2 लाख को 3 लाख से डिवाइड मल्टीप्लाई 100, 66.67%। 10,000 को 90,000 से डिवाइड मल्टीप्लाई 100, 11.1111 आ रहा था तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, और इसकी भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, इसका भी कोई परसेंटेज नहीं निकलेगी। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए एब्सोल्यूट चेंज का जो अमाउंट है, जो इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट है, उसको प्रीवियस ईयर के अमाउंट से डिवाइड करते जाएंगे और मल्टीप्लाई 100 करते जाएंगे, परसेंटेज निकलती चली जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ये है हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट, राइट, जिससे हम अपना कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर से करंट ईयर का, कि लास्ट ईयर से करंट ईयर में हमारा क्या प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है ना, क्या डेवलपमेंट है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी परसेंट पहले से इंक्रीज हुई है या पहले से डिक्रीज हुई है, राइट।